नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी की दुनिया से। आज की वीडियो कर्मधारय समास पर आधारित है। यह समास सीरीज की 5वीं वीडियो है। इससे पहले समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास नाम से 4 वीडियो आ चुकी हैं। इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप समास प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू किया जाए। सबसे पहले कर्मधारय का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसको समझिए। कर्मधारय का शाब्दिक अर्थ है कर्म को धारण करने वाला, अर्थात तो वह शब्द जिसमें किसी व्यक्ति, पदार्थ आदि का कर्म प्रधान रूप से हो। यहाँ कर्म से तात्पर्य विशेषता या खासियत से है। कर्मधारय समास क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? जिस समास या समस्त पद का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, या एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो, वह कर्मधारय समास होता है। विशेषण और विशेष्य तथा उपमेय और उपमान क्या होता है, इसे समझिए। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला पद या शब्द विशेषण होता है और यह विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण काला घोड़ा में देखिए। घोड़ा कैसा है? काला है। घोड़े का रंग काला है। यहाँ पर घोड़ा एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता है काला होना। यहाँ काला विशेषण है और काला होना किसकी विशेषता है? घोड़े की विशेषता है, तो घोड़ा विशेष्य है। ऐसे ही उपमेय और उपमान को समझिए। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जिसके लिए उपमा दी जाए। जिस व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य से समता या तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। और उपमान का मतलब है जिससे तुलना की जाए। उपमेय की तुलना जिस वस्तु के साथ की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे कमल नयन में देखिए, यहाँ नयन की तुलना कमल से की जा रही है। नयन को किसकी उपमा दी जा रही है? कमल की उपमा दी जा रही है। यहाँ नयन को उपमा दी जा रही है तो नयन उपमेय है। कमल की उपमा दी जा रही है तो कमल उपमान है। अब वापस चलिए कर्मधारय समास पर। इसकी परिभाषा कह रही है कि पहला पद विशेषण हो, अर्थात किसी की विशेषता बताए, और किसकी विशेषता बताए? दूसरे पद की विशेषता बताए, तो वह कर्मधारय समास होता है। दोनों पदों में विशेषण विशेष्य होने का संबंध है। जैसे नील कमल, अर्थात नीला है जो कमल, इसमें पहला पद नील, उत्तर पद कमल की विशेषता बताने का काम कर रहा है, इसलिए नील कमल में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास की परिभाषा का दूसरा हिस्सा कह रहा है कि एक पद उपमान हो तथा दूसरा पद उपमेय हो, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या उपमा किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, चंद्रमुख, इसका विग्रह है चंद्रमा के समान मुख। यहाँ पर मुख या मुंह की तुलना या उपमा चंद्रमा से की जा रही है जो कि एक प्रसिद्ध वस्तु है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास है। स्पष्ट है कि कर्मधारय समास के दोनों पदों के बीच दो तरह के संबंध हो सकते हैं। पहला संबंध विशेषण विशेष्य का हो सकता है या दूसरा संबंध उपमेय उपमान का हो सकता है। वस्तुतः उपमान भी उपमेय की विशेषता बताने का ही कार्य करता है। ध्यान देने की बात यह है कि उपमेय उपमान संबंध में पूर्व पद के स्थान पर कभी उपमेय आता है तो कभी उपमान आता है। जैसे भुजदंड, समस्त पद में पहले उपमेय भुज है, फिर उपमान दंड है। इसका विग्रह है दंड के समान भुज। इस उदाहरण में उपमेय पहले है, उपमान बाद में है। मृग नयन, समस्त पद में पूर्व पद मृग है, उत्तर पद नयन है। इसका विग्रह है मृग के समान नयन। यहाँ उपमान पहले है, उपमेय बाद में है, तो उपमेय या उपमान में से कोई भी पहले आ सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण देख लीजिए। पहले विशेषण विशेष्य संबंध वाले कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे नील कमल, जिसका विग्रह है नीला है जो कमल। पुरुषोत्तम, जिसका विग्रह है पुरुषों में है जो उत्तम। महाराज, जिसका विग्रह है महान है जो राजा। कृष्ण सर्प, जिसका विग्रह है कृष्ण है जो सर्प। कृष्ण का मतलब यहाँ पे काला से, जो काला सर्प है वह कृष्ण सर्प है। अब उपमान उपमेय संबंध वाले उदाहरण देखिए। चंद्रमुख, जिसका विग्रह है चंद्रमा के समान मुख। देहलता, जिसका विग्रह है लता रूपी देह। कमल नयन, जिसका विग्रह है कमल के समान नयन। वचनामृत, जिसका विग्रह है अमृत रूपी वचन। ऊपर दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि या तो पूर्व पद
और उत्तर पद में विशेषण एवं विशेष्य होने का संबंध है, या फिर दोनों पदों में उपमेय एवं उपमान होने का संबंध है। नील कमल वाले उदाहरण में नील कमल अर्थात नीला है जो कमल, इसमें पूर्व पद नील उत्तर पद कमल की विशेषता बताने का काम कर रहा है, अतः दोनों पदों में विशेषण विशेष्य होने का संबंध है। देह लता वाले उदाहरण में लता की देह से समानता दिखाई जा रही है एवं कमल नयन में नयनों के कमल के समान होने की बात कही जा रही है, अतः इन शब्दों में उपमान उपमेय होने का संबंध है। कर्मधारय समास का विग्रह कैसे करते हैं? विग्रह करना आना चाहिए, क्योंकि विग्रह के द्वारा ही किसी समास को पहचाना जाता है। इसका विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान या है जो या रूपी इत्यादि शब्दों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। जैसे चंद्रमुख, इसका विग्रह है चंद्रमा के समान मुख। महाराज, इसका विग्रह है महान है जो राजा। देहलता, इसका विग्रह है लता रूपी देह। तो इन सारे उदाहरणों में दोनों पदों के बीच में के समान या है जो या रूपी इन शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग हुआ है। कर्मधारय समास में किस पद की प्रधानता होती है? कौन सा पद प्रधान होता है? यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास का ही एक भेद माना जाता है, क्योंकि इसको समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों पद समान विभक्ति वाले होते हैं। दोनों पदों में एक ही कारक या विभक्ति होती है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, इसलिए कर्मधारय समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है? कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद 3 समासों का प्रधान होता है। 3 समास में उत्तर पद प्रधान होता है। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्विगु समास और तीसरा है कर्मधारय समास। 6 समासों में से 3 समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे पुरुषोत्तम में इसमें पूर्व पद पुरुष है और उत्तर पद उत्तम है। यहाँ पुरुष शब्द प्रधान नहीं है, उत्तम शब्द प्रधान है। उत्तम की वजह से पुरुष जो है पुरुषोत्तम है, इसलिए उत्तर पद की यहाँ पे प्रधानता है। कर्मधारय समास की पहचान क्या है? परीक्षा में कैसे पहचानेंगे कि किस समास में कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास में व्यक्ति वस्तुवाद की विशेषता का ज्ञान होता है कि वह व्यक्ति कैसा है या वह वस्तु कैसी है, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अब आइए देखते हैं कि कर्मधारय समास के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण विशेष संबंध और उपमान उपमेय संबंध के आधार पर कर्मधारय समास के 2 प्रकार होते हैं। पहला है विशेषतावाचक कर्मधारय समास, जो विशेषण भाव सूचित करता है, और दूसरा है उपमानवाचक कर्मधारय समास, जो उपमान उपमेय भाव सूचित करता है। यह सब ठीक है, लेकिन एक बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि जब समस्त पद में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय होते हुए भी वह अन्यार्थ का बोध कराए तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर शब्द में देखिए, इसका 2 विग्रह होगा। पहला विग्रह है पीला है जो कपड़ा, यहाँ पर विशेषण विशेष संबंध से कर्मधारय समास है। इसी का दूसरा विग्रह है पीला है कपड़ा, जिसका अर्थात विष्णु भगवान, इन्हीं के अवतार हैं कृष्ण जी। तो ऐसे भी विग्रह होता है कि पीला है कपड़ा, जिसका अर्थात कृष्ण। यहाँ समस्त पद किसी अन्य का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है। कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर क्या है? पहला अंतर है कि कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, जबकि बहुव्रीहि एक स्वतंत्र समास है। दूसरा अंतर है कि कर्मधारय में एक पद विशेषण होता है, जबकि बहुव्रीहि में समस्त पद ही विशेषण होता है। जैसे नील कमल में पूर्व पद नील विशेषण है, जबकि लंबोदर में समस्त पद ही गणेश जी की विशेषता बता रहा है कि उनका उदर कैसा है, उनका उदर जो है बड़ा है। तीसरा अंतर है कि कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि बहुव्रीहि में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौड़ होते हैं और प्रधान होते हैं। दोनों पद परस्पर मिलकर किसी तीसरे बाहरी पद के बारे में कुछ कहते हैं और इसी तीसरे पद या अन्य पद की प्रधानता होती है। चौथा अंतर है कि कर्मधारय समास का विग्रह पदात्मक होता है, जबकि बहुव्रीहि का विग्रह वाक्यात्मक होता है। जैसे कर्मधारय समास वाले पीताम्बर का विग्रह है पीला है जो कपड़ा, यहाँ विग्रह पदात्मक है, जबकि बहुव्रीहि समास वाले पीताम्बर का विग्रह है पीला है कपड़ा, जिसका अर्थात विष्णु भगवान, यह विग्रह वाक्यात्मक है। द्विगु समास वाली वीडियो में इस तथ्य का जिक्र हुआ है कि द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है और उत्तर पद की विशेषता बताता है, यानी कि विशेषण विशेष्य का संबंध होता है।
कर्मधारय समास के भी दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाता है। तो जब कर्मधारय और द्विगु दोनों के पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाता है और दोनों ही तत्पुरुष समास के उपभेद हैं, दोनों समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो दोनों अलग क्यों हैं? क्योंकि फिर भी इनमें कुछ अंतर है, इसलिए दोनों अलग हैं। वो अंतर क्या है? द्विगु समास का एक पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती या संख्या बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता है। द्विगु समास समूह का बोध कराता है, जबकि कर्मधारय समास समूह का बोध नहीं कराता है। द्विगु समास का विग्रह करते समय उत्तर पद के बाद समूह या समाहार शब्द का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है, जबकि कर्मधारय में उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे सतसई जो द्विगु समास का उदाहरण है, इसका विग्रह है 700 दोहों का समूह। कर्मधारय समास का उदाहरण है नील गगन, इसका विग्रह है नीला है जो गगन। ध्यान दीजिए कि विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हो तो पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी यह कर्मधारय समास कहलाएगा, द्विगु समास नहीं कहलाएगा। जैसे पंचतंत्र का पहला विग्रह है 5 है तंत्र, जो यहाँ कर्मधारय समास है। इसी का दूसरा विग्रह है 5 तंत्रों का समाहार, यहाँ द्विगु समास है। मैंने पहले ही कहा है कि विग्रह से ही समास की पहचान होती है। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है कि कृष्ण सर्प में कौन सा समास होता है? पहला विकल्प है द्विगु समास, दूसरा विकल्प है तत्पुरुष समास, तीसरा विकल्प है बहुव्रीहि समास और चौथा विकल्प है कर्मधारय समास। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियोज़ के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।